ओके, क्लियर हुआ एग्जाम्पल? Yes, sir. ओके, तो अगर शिप वापस आ गया, हाउएवर द शिप रिटर्न्स बैक, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. ओके, तीसरा पढ़ते हैं. A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible. Okay, जितना मेन पार्ट है वो पढ़ते हैं. ओके, इट इज कंटिंजेंट मीन्स इट इज डिपेंडेंट. किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन की कंडक्ट पे डिपेंडेंट है. और वो लिविंग पर्सन ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से वो इवेंट या कंडक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. The contract is contingent upon the conduct of a living person and that living person does something to make the event impossible. तो वो क्या हो जाएगा? cease to be enforceable, मतलब वो enforceable नहीं होगा. ओके, इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा एक ही बार में. Where A agrees to pay B a sum of money if B marries C. एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं. अब इसमें ट्विस्ट है. C मैरिज D, मतलब चलो B अगर C से शादी करता है तो A उसको पैसा देगा. ओके, so the contract is contingent upon the conduct of a living person. किसी लिविंग पर्सन की कंडक्ट पे डिपेंड करता है. बट अगर वो लिविंग पर्सन ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, ओके, तो सी ने क्या किया? सी ने डी के साथ शादी कर ली. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सी टू गेट मैरिड विथ बी. दिस एक्ट ऑफ सी has rendered the event of B marrying C as impossible. Okay, but इधर आगे लिखा हुआ है it is though possible that if there is a divorce between C and D, या तो D की डेथ हो जाती है, ओके, तो C B के साथ शादी कर सकता है. बट as of now the event becomes impossible. अभी क्या हो गया? वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया. तो वो क्यों इम्पॉसिबल हुआ? क्योंकि किसी की कंडक्ट ऐसी थी. C behaved in such a manner that the performance of contract became impossible. चलो आप ये सेक्शन पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर ए ने किसी कंपनी को प्रॉमिस किया कि मैं आपके शेयर्स परचेज करूंगा, दैट आई विल परचेज शेयर्स इन योर कंपनी only if A, that is I am appointed as a sole agent of company. अगर आप मुझे कंपनी का एजेंट बनाते हो तो मैं आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा. इफ द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, इफ द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, इज इट पॉसिबल टू अपॉइंट ए? क्या ए को अपॉइंट करना पॉसिबल है? No. It's not possible. Okay, and at the same time company cannot compel A to purchase the shares. कि तुमने वादा किया था कि तुम हमारे शेयर्स खरीदोगे और पैसा दोगे, तो अभी पैसा लाओ, हमें जरूरत है. कंपनी कैन नॉट कंपेल ए बिकॉज
जिस कंडीशन पे ए ने शेयर खरीदने को बोला था, है ना, जिस इवेंट के बेसिस पे कि आप मुझे एजेंट बनाओगे, अब वो इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल। इज दैट क्लियर? डाउट है किसी को? एक और एग्जाम्पल है ना, ये उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। द डिफेंडेंट प्रॉमिस्ड टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, while the father was still alive, he married another woman. Okay, it was hailed that it had become impossible that he should marry. Okay, कंटिंजेंट। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कब वो इवेंट एनफोर्सेबल होगा और कब नहीं होगा। द इवेंट इज कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, बट इट मस्ट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम। द इवेंट इज, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट विच इज टू हैपन। अगर मतलब होगा या नहीं होगा वो तो अनसर्टेन होगा ऑलवेज, बट अगर एक फिक्स टाइम में वो हो गया या नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टाइम फिक्स्ड है। ओके, देन इट बिकम्स वॉइड इफ at the expiration of time fixed such event has not happened, or before the time fixed such event becomes impossible. एनफोर्स कब हो सकता है उसके लिए तो क्लैरिटी है कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर कोई इवेंट हुआ और वो फिक्स्ड टाइम में मतलब विद इन 1 मंथ हुआ, तो अगर ये इवेंट हो जाता है 1 महीने के अंदर अंदर, तो बी अपना राइट एनफोर्स कर सकता है। वो क्लियर है? ओके, बी अपना राइट एनफोर्स कब नहीं कर सकता? अगर ये इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में न हो या तो इम्पॉसिबल हो जाए, देन इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। कॉमन चीज हमेशा ऐसी याद रखेंगे कि कोई भी इवेंट के हैपनिंग पे अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं होगा जब वो इवेंट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। ये हमने नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा है, इसके ऊपर वाले केस में भी देखा था हमने, है ना, कि ए तभी शेयर खरीदेगा जब उसको सोल एजेंट बनाया जाएगा। तो अगर वो सोल एजेंट बनना इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। इन अ सिमिलर मैनर, कोई इवेंट हैपन, है ना, समथिंग विल हैपन, उसके ऊपर डिपेंडेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कब एनफोर्स नहीं होगा? इफ द इवेंट डज नॉट हैपन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और इट बिकम्स इम्पॉसिबल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ओके, सेम एग्जांपल बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। इफ द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, 1 साल में वापस आ गया तो बी पैसा ले सकता है। 1 साल में वापस नहीं आया तो मतलब ये ग्रेटर देन 1 ईयर में वापस आया या तो शिप डूब गया। ओके, it becomes impossible, the contract becomes void. Contingent on, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, on specified event not happening within the fixed time। ये happening में था, अभी वही चीज किस पे कर दिया? not happening पे। तो कब एनफोर्स होगा? If the ship doesn't return at all. नो नो, एनफोर्स कब होगा? ऐसी बात है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर 1 साल में तो शिप जो फिक्स वापस टाइम है नहीं वो आया तो एक्सपायर हो जाए। यस, if the fixed time expires ओके, and till the event hasn't happened, then यस, है ना। ए ने बी को प्रॉमिस क्या किया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर कोई इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में नहीं हुआ तो ये कब एनफोर्स नहीं हो सकता है?
अगर वो हो जाए तो। चल उसको उल्टा, ए ने बी को ऐसा प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर ये शिप 1 साल में वापस नहीं आया तो। ओके, ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया है, अगर ये शिप 1 साल में वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर वापस आ गया तो पैसे देगा वो। No. तो मतलब अगर वो विद इन 1 ईयर पॉसिबल हो जाए कि शिप आ गया, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल। तो इसका ये मतलब होगा कि वो एनफोर्सेबल कब होगा, कि वो 1 साल के अंदर अंदर वापस न आए। वापस आए भले, पर 1 साल के अंदर अंदर ना आए। चलो अगर शिप डूब तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। Yes. Yes. Yes, because it is certain that it will never return, है ना। मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए वो आएगा ही नहीं कभी भी। हमारा तो 1 साल का ही टाइम है, ये तो इनफाइनाइट टाइम के लिए शिप कभी वापस आएगा ही, सर्टेन हो गया। ओके, it can be enforced in 2 situations. If the ship returns but after 1 year, or the ship sinks. अगर शिप डूब जाए तो बी ए के पास से पैसा ले सकते हैं क्योंकि वो क्लियर हो गया। मंजू आई। अच्छा, नेक्स्ट इज contingent on an impossible event. This is also very important. Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement. ये तो सीधी बात है। हम अगर कोई भी ऐसा चीज के लिए अग्रीमेंट करते हैं जो परफॉर्म होने वाला ही नहीं है, 100% श्योर है कि ये परफॉर्म नहीं होगा, ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है। कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट होने पे कोई एक चीज जो इम्पॉसिबल है अगर वो होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड है इनिशियो, पहले से ही वॉइड है ना। A agrees to pay B ₹1 lakh if sun rises in the west. Is it possible? No. This is an impossible event and hence void. X agrees to pay Y ₹1 lakh if 2 straight lines could enclose a space. Okay, this is also void. Void. ठीक है ना। As such हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको बचपन से गलत पढ़ाया है, yes or no, इसके रिलेशन में। Sun rises in the east, sets in the west. But थियरी तो ये भी कहता है ना कि sun never rises and never sets. Yes. वो तो Yes. की वजह से ऐसा होता I है। was talking about rotates. वो तो अर्थ रोटेशन की वजह से ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सन राइज होता है और सेट होता है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। स्टिल चलो उसको मान के चलते हैं, तो हमारे लिए तो कंफर्म है कि सन नेवर राइजेस इन द वेस्ट। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ओके, इन सच टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोला है, क्या बोला है, देखो वर्ड क्लियरली Agreement. इसको कंटीजेंट अग्रीमेंट बोला है, कॉन्ट्रैक्ट तो बोला ही नहीं। ओके, डिफरेंस आपको पढ़ना है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? Not a contract as such, but it is imposed by law. इतना ही याद रखना है, किसी के लिए ऑब्लिगेशन है और किसी दूसरे का राइट है। क्लियर है?
इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ चीजें नहीं लिखी हुई है, हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो ऐसा हुआ, आपको एग्जाम में ऐसा केस स्टडी दिया गया कि आपके वहां पे कोई गुड्स भूल गया। ओके, तो नेचुरली आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको संभाल के रखो, यू प्रिजर्व इट। ओके, आपने उसको काफी टाइम तक संभाला भी सही, और जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसको ढूंढने की कोशिश भी की, पर वो मिला नहीं। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम यू ट्राइड टू प्रिजर्व द गुड्स एज इफ दे आर योर ओन। और दूसरी बात कि आपने उसके जो ट्रू ओनर है उसको ढूंढने की कोशिश भी की, पर वो मिला नहीं, और तब आपने वो गुड्स कंज्यूम कर लिया। इज इट अ लायबिलिटी? या क्या आपने कुछ गलत काम किया? यस और नो? या तो ऐसा समझो कि गुड्स भले बिगड़े तो बिगड़े, पर मैं किसी का गुड्स यूज नहीं करूंगा। क्या होगा सिचुएशन, बोलो। So the person could hand it over to some higher authority which could find the owner. हायर अथॉरिटी किसको देंगे? पुलिस वाले को? Huh? But पॉसिबल है, चलो। then it depends on different वी circumstances. नो द सिनेरियो ना, पुलिस वाला तो अभी हिसाब ही नहीं है, उधर जाएगा तो फिर उसका ट्रू तो भी नहीं मिलेगा उसको। चलो, एक और Right, if he uses the goods. हाँ sir, यूज कर सकते हैं ना अपने। चलो मैं ऐसा कहूँ कि मैंने किसी के गुड्स संभाल के रखे, because किसी का पूरा कंसाइनमेंट मेरे वहां पे रह गया था और मैंने उसको संभाल के रखा, और अभी संभाल के रखा तो उसका कॉस्ट भी है ना। इफ आई प्रिजर्व समबडीज गुड्स और उसको मैं सेम मैनर, मतलब उसका क्वालिटी बिगड़े नहीं, है ना, उसी मैनर में उसको मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ा। ओके, तो जब वो कलेक्ट करने आया, जिसका गुड्स था वो कलेक्ट करने आया, तो मैंने उसको कहा कि तुम पहले मेरे चार्जेस पे करो, ओके, उसके बाद ही मैं गुड्स दूंगा। तो क्या उसने सही किया या गलत? सही। सही किया है, 100% है ना। दूसरी बात, इसमें नहीं लिखा हुआ है पर मैं फिर भी एक प्रोविजन बता देता हूँ कि अगर उसका प्रिजर्विंग कॉस्ट 2/3 ऑफ द वैल्यू, गुड्स का वैल्यू जितना भी है उसका 2/3 या उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर मैं गुड्स नहीं दूंगा तो भी चलेगा। लॉजिकल है ना। तो मैंने उस 10,000 रुपये का गुड्स है, उसको संभालने के लिए मैं ऑलरेडी 7,000 रुपये का खर्चा कर चुका हूँ। So it is but obvious that I will recover 7,000 first and then will give the goods. तो अगर मैं ये गुड्स कंज्यूम कर भी लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट आपने कोशिश भी नहीं की, और कोई आपके वहां पे गुड्स छोड़ के गया गलती से, या किसी ने आपको बाय मिस्टेक पैसा दे दिया, देना था किसी और को, है ना, और वो फिर हेरा फेरी मूवी था ना, उसमें कई सारे कंफ्यूजन्स हैं ना, घनश्याम, राधेश्याम, सो मेनी नेम्स। तो उसमें अगर ऐसा हुआ कि किसी एक को पैसा देना था और दे दिया दूसरे को, तो जिसको बाय मिस्टेक मिला है ही इज बाउंड टू रिटर्न द मनी और द गुड्स। उसको पैसा या प्रॉपर्टी या कुछ भी बाय मिस्टेक मिला हो तो उसको वापस करना पड़ेगा। इन केस वो पैसा खर्च कर देता है या जो गुड्स है वो कंज्यूम कर लेता है, तो उसका उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हो, इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। उसका बेस क्या है? नो मैन मस्ट गो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। इसको बोलेंगे अनजस्ट एनरिचमेंट। क्या कहेंगे?
किसी दूसरे के नुकसान की वजह से तुम्हारा फायदा नहीं होना चाहिए। See, a tradesman leaves goods at C's house by mistake. C treats the goods as his own. C is bound to pay for the goods. As simple as that. A pays money to B by mistake. It is really due to C, है ना? पे करना था C को, गलती से पे कर दिया B को, and B must refund the money to A. Similar example तीसरा दिया हुआ है, okay? Salient features of quasi-contract. In the first place, such a right is always a right to money, and generally, though not always, to a liquidated sum of money. मतलब ये liquidated का मतलब क्या होगा? Ascertained amount नहीं है, गुड्स का जितना वैल्यू होगा वो मिलना चाहिए। सेकेंडली, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट, ये तो पता ही है। और तीसरा, इट इज द राइट विच इज अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जिसके पास गुड्स है उसके पास से मांग सकते हो, ओके? इसके आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके? इट विल बी वेरी मच क्लियर। इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड, ऑब्वियस है। देखो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप किसी माइनर को नेसेसरीज सप्लाई करते है ना, नेसेसरीज क्या होता है वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंडेंट है। या तो किसी ऐसे इंसान को, से फॉर एग्जाम्पल टू अ फादर, बट दैट फादर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, लुनेटिक हो जाता है, then father has a responsibility normally, एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपनी फैमिली को प्रॉपरली सपोर्ट करे, उनका केयर करे, उनकी जो नेसेसिटीज है उनको पूरा करे। तो इन दैट केस अगर किसी ने फादर को नहीं स्ट्रेट अवे बट उसकी फैमिली को सपोर्ट किया है, ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी, नॉट द माइनर के केस में क्या था, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, माइनर्स एस्टेट इज लायबल, ओके? यहाँ पे फादर पर्सनली लायबल नहीं होगा, उसका प्रॉपर्टी लायबल होगा। और अगर वो अनसाउंड माइंड का, कुछ टाइम के लिए अनसाउंड माइंड का हो गया, फिर वो साउंड माइंड का हो गया, तो पर्सनली भी लायबल हो सकता है, ओके? इट इज द क्लेम फॉर नेसेसरीज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओके? चलो, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ए इज अ लेसी और उसने बी के पास से एक लैंड लिया हुआ है लीज पे, टेकन अ लैंड ऑन लीज। अभी बी ने कुछ चार्जेस पे करने चाहिए थे, बी वॉज सपोज टू मेक सर्टेन पेमेंट्स टू गवर्नमेंट एंड बी डिड नॉट मेक द पेमेंट्स टू गवर्नमेंट, बी ने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया और उसकी वजह से गवर्नमेंट उसका प्रॉपर्टी सीज करना चाहता है और उसको ऑक्शन करना चाहता है। तो इट इज बट ऑब्वियस कि अगर बी का प्रॉपर्टी जो अभी ए के पास है, ए यूज कर रहा है, और अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेता है, तो बट ऑब्वियस है कि इनके बीच में जो लीज का एग्रीमेंट था वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब ए का तो ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है उसके ऊपर, तो ए इज एन इंटरेस्टेड पर्सन, क्या बोलेंगे, ए इज एन इंटरेस्टेड पर्सन। तो ए ने गवर्नमेंट को क्या बोला, आपको पैसे से मतलब है ना, बी दे या मैं दूं? गवर्नमेंट ने बोला हाँ हमको तो पैसे से मतलब है। तो ए ने 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, जितना उसका ड्यूज था, से फॉर एग्जाम्पल। हियर ए इज एलिजिबल टू क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम बी, ओके? क्योंकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए ये पैसा दिया था। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। मैंने किसी के लिए कोई काम किया था, वो क्लियर था
कि मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, ओके, आई हैव नॉट डन एनी ग्रेटिट्यूअस एक्ट फॉर यू, इट इज अ चार्जेबल थिंग, ओके। तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो इसमें आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू बी प्रूवन दैट ही हैड डन द एक्ट or had delivered the thing lawfully, not done so gratuitously, and the other person has enjoyed the benefit. मतलब सामने वाले को पता था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ओके। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आई शुड नॉट बी गिविंग सच काइंड ऑफ एग्जांपल एट दिस टाइम, बट ऐसा समझो कि कुछ फ्रेंड्स पानी पूरी खा रहे हैं, है ना, और मैं वहां पे गया, I went over there and I started eating. तो जो लोग खा रहे थे ना, उसमें से एक जन ने मेरे को बोला तुमको खाना है तो खाओ, तो तुमको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ईट दैट इज फाइन, बट यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट, तो ही हम आपको हमारी प्लेट में से खाने देंगे, नहीं तो नहीं खाने देंगे। ऐसा क्लियर हो गया? तो मतलब आपको जो भी परमिशन मिली थी वो आपको मिली थी, पर वो ग्रेटिट्यूअस नहीं था, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे उन लोगों ने मुझे ऐसा बोला तो मैं हट गया वहां से कि नहीं, मुझे नहीं खाना है पानी पूरी। सो इफ आई डू नॉट ईट आई एम नॉट सपोज टू पे, बट इफ आई ईट आई हैव टेकन द बेनिफिट एंड आई मस्ट पे। चलो, डाउट है तो पूछो। इट वॉज क्लैरिफाइड दैट इट इज अ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। तुमको हमारी प्लेट में से खाना है तो पैसा देना पड़ेगा। वेर, चलो इधर एग्जाम्पल देखते हैं। K is a government servant, was compulsorily retired. He filed a writ petition and obtained an injunction, stay order. He was reinstated, वापस उसको जॉब पे लिया गया, and was paid salary, but was given no work. And in the meantime, government went on appeal. उसको कोई काम नहीं दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, उसको जो ऑर्डर मिला था उसके अगेंस्ट अपील कर दिया। The appeal was decided in favor of the government, and K was directed to return the salary paid to him during the period of reinstatement. Okay, उसको पैसा वापस करना पड़ा अगर उसको कोई सैलरी मिला होगा तो। Example A, a tradesman leaves goods at B's out by mistake. B treats the goods as his own. देखो B ने बेनिफिट लिया है ना, A is bound to pay for the same. मैंने जो भी डिस्कशन किया था ना वो इसके रिलेटेड था। कौन सा? 2/3 वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी के खोए हुए गुड्स मिलते हैं, देन यू विल हैव टू टेक प्रॉपर केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू। ओके, नो राइट टू अप्रोप्रिएट, उसको किसी भी तरह का यूज करने का राइट आपके पास नहीं है। एंड टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड। ओके, उसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्शन। कोवर्शन वाला तो पता ही है ना, आपने मेरे से मुझे धमकी दी थी और मेरे से पैसा लिया था। If I file a case against you, then you will have to return the money. And money paid by mistake. A wanted to make payment to B, but he made payment to C. That was about quasi contracts. आपको ये डिटेल में पढ़ना है, कुछ डाउट हो तो कल पूछना है। कल पहले इसका डाउट सॉल्व करेंगे और बाद में हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स चालू करेंगे। आई विल बी आस्किंग मेनी क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, आप लोग बचपन में पढ़ के आए हो तो आपको उसके काफी सारी चीजों के आंसर देने पड़े। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स में हम कई सारी चीजें करते थे, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, सो इफ पॉसिबल डू रिवाइज फ्रॉम योर बुक्स, है ना। आई होप कि अभी तक आपने बुक्स संभाल के रखी होंगी 11th या 12th स्टैंडर्ड की। इट विल बी ओके। किसी को मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं, उसमें डाउट है?
जो क्वेश्चंस भेजे थे कल उसमें कोई डाउट है? सर जितने किया उसमें नहीं। ठीक है, तो मंडे तक सॉल्व कर दो, है ना, मंडे को सारी। यस सर। एंड आई विल बी सेंडिंग द आंसर्स टू यू एज वेल, उसके आंसर्स भी भेजूंगा। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir.